हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज ये हम प्रत्यास्थ व्यवहार के बारे में जानेंगे, इलास्टिक बिहेवियर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रत्यास्थता के गुण के आधार पर वस्तुओं को तीन भागों में बांटा जा सकता है। यहाँ पे दिया गया है प्रत्यास्थता के गुण के आधार पर वस्तुओं को तीन भागों में बांटा जा सकता है। दिया गया पहला प्रत्यास्थ वस्तु, इलास्टिक सुगठ या प्लास्टिक वस्तुएं, और दिया गया तीसरा दृढ़ वस्तुएं। तो चलिए तीनों के बारे में यहाँ पे दिया गया है, तो एक एक करके जान लेंगे। तो प्रत्यास्थ वस्तुएं, इलास्टिक बॉडीज, ऐसी वस्तुएं जो विरूपक बल को हटा लेने पर अपनी पूर्ण अवस्था को पूर्णतः प्राप्त कर लेती है, पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु कहलाती है। तो एक बार और देख लेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है। ऐसी वस्तुएं जो विरूपक बल को हटा लेने पर अपनी पूर्ण अवस्था को पूर्णतः प्राप्त कर लेती है, पूर्ण प्रत्यास्थ कहलाती है। तो यहाँ पे बता दें क्या करी है। यदि कोई वस्तु है, उसको उस पर से विरूपक बल, उसको हम विरूपक बल लगाते हैं तो उसके आकार और आकृति दोनों परिवर्तित हो जाते हैं। अब जब हम उसके विरूपक बल को वापस हटा लेते हैं तो अपनी पूर्णतः, जैसे कि पूर्व अवस्था में जैसी थी वैसे ही पूर्णतः अपनी अवस्था को प्राप्त कर लेती है। तो उसे ही प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं। प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में कुछ दिया गया है। वास्तव में कोई भी वस्तु पूर्णतः प्रत्यास्थ नहीं है, परंतु अभी तक ज्ञात पदार्थों में क्वार्टज की प्रत्यास्थता सबसे अधिक है, अतः उसे ही लगभग पूर्ण प्रत्यास्थ मानते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि वास्तव में कोई वस्तु प्रत्यास्थ वस्तु नहीं है। सही बात है। किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाएंगे तो उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा। जैसे गुब्बारा है या कोई स्पंज है, तो उस पर हम विरूपक बल लगाते हैं तो उसको दबाते हैं तो वो सिकुड़ जाता है, उसका आकार चेंज हो जाता है। और जब हटा लेते हैं तो पूर्णतः थोड़ा तो डिफरेंट आता होगा, लेकिन यहाँ पे पूर्णतः कह रहा है तो पूर्णतः नहीं हो सकता है। तो उसी को बताया गया है। एक क्वार्टज पदार्थ है जो कि पूर्णतः आता है, वो भी इसको ही मान लिया जाता है। तो यहाँ पे दिया गया है, जैसे में दिया गया है, स्टील की पत्ती, रबड़ की डोरी, इस्पात की स्प्रिंग को विरूपक बल के लघुमान के लिए पूर्ण प्रत्यास्थ की श्रेणी में लेते हैं। जैसे कोई स्प्रिंग है तो स्प्रिंग को विरूपक बल लगाकर थोड़ा सा बल लगाकर उसको खींचेंगे, खींचने पर उसमें तो कुछ परिवर्तन होगा, फिर से छोड़ देंगे वो तो अपनी अवस्था में आ जाएगा। तो उसको ही बताया गया है। चलिए दोस्तों सुगठ या प्लास्टिक वस्तु के बारे में जानते हैं। तो दिया गया सुगठ या प्लास्टिक वस्तु, सुगठ या प्लास्टिक बॉडीज। यहाँ पे दिया गया प्लास्टिक बॉडीज, ऐसी वस्तुएं जो विरूपक बल को हटा लेने पर अपनी पूर्ण अवस्था की ओर लौटने का प्रयत्न करती है तथा अस्थायी रूप से अपनी विरूपित अवस्था में ही बनी रहती है, पूर्ण सुगठ्य या परफेक्टली प्लास्टिक कहलाती है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, लेकिन नहीं आया होगा तो चलिए एक बार और देख लेते हैं। ऐसी वस्तु की कल्पना कर रहा है। ऐसी वस्तुएं जो विरूपक बल को हटा लेने पर अपनी पूर्व अवस्था में लौटने का प्रयास करती है, लेकिन लौट पाती नहीं है। जैसे किसी वस्तु पर हम, जैसे गीली मिट्टी है, गीली मिट्टी पर यहाँ पे दिया भी गया होगा, मोम गीली मिट्टी को लगभग पूर्ण सुगठ्य मानते हैं। तो गीली मिट्टी को क्यों माना है? तो क्या कर रहा है कि विरूपित अवस्था में बनी रहती है, लौटने का प्रयत्न करती है लेकिन लौट नहीं पाती है। जैसे गीली मिट्टी है, उसको विरूपक बल लगाकर उसको दबा देंगे तो उसका आकार तो बदल जाएगा, पुनः तो वो अपनी पूर्व अवस्था में आ नहीं पाएगा। तो उसको ही सुगठ्य या प्लास्टिक वस्तु कहते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है मोम और गीली मिट्टी। और मोम भी है तो मोम को भी दबा देने पर उसकी भी चेंज हो जाएगा, उसका भी आकार और चेंज हो जाएगा, तो फिर से वो पुनः वापस पूर्व अवस्था में नहीं आ पाएगा। तो ये हो गया सुगठ्य या प्लास्टिक वस्तु है। तो चलिए दोस्तों दृढ़ वस्तु के बारे में जान लेते हैं। तो दृढ़ वस्तु या रिजिड बॉडीज, दृढ़ वस्तु या रिजिड बॉडीज
ऐसी वस्तुएं जिनकी अपनी एक निश्चित आकृति एवं आकार हो तथा उन पर बाह्य बल लगने पर उनके कणों के बीच की सापेक्ष दूरी में कोई परिवर्तन न हो तो दृढ़ वस्तुएं कहलाती हैं या रिजिड बॉडीज कहलाती हैं। तो क्या कर रहा है कि किसी वस्तु पर या किसी वस्तु की निश्चित आकृति और आकार हो तो निश्चित आकृति में उसके आकार और आकृति में कोई परिवर्तन न हो, निश्चित हो, तो उस पर यदि हम बाह्य बल लगाते हैं तो उनके अंदर उपस्थित कणों के बीच सापेक्ष दो कणों के बीच एक दूसरे के सापेक्ष कोई परिवर्तन न हो तो उनको ही दृढ़ वस्तु कहते हैं। मतलब कि उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन न हो उसको ही रिजिड बॉडीज कहते हैं। वास्तव में कोई प्रकृति में कोई भी वस्तु पूर्णतः दृढ़ नहीं होती है। वास्तव में प्रकृति में कोई भी वस्तु पूर्णतः दृढ़ नहीं है, परफेक्टली रिजिड नहीं है। यहाँ पे ये बताया गया है, ये भी सत्य है। मान लीजिए कोई भी वस्तु कैसे दृढ़ हो सकती है, उस पर जैसे कोई भी वस्तु जैसे लोहा लेंगे, लोहा पर अधिक दबाव डालेंगे तो उसको भी तो चादर के रूप में फैला सकते हैं और फैलाया भी जाता है। और जैसे कि ईंट है और ईंट को ले लेंगे तो ईंट को दबाव डालते हैं तो अपने ही छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। तो हम इसको दृढ़ नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसको मान लेते हैं। आई होप कि ये तीनों अवस्थाएं प्रत्यास्थों की तीनों भाग आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ प्रत्यास्थता की सीमा चलिए दोस्तों प्रत्यास्थता की सीमा के बारे में जानते हैं, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। तो चलिए दोस्तों प्रत्यास्थता की सीमा के बारे में जानते हैं, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे दिया गया किसी प्रत्यास्थ वस्तु पर लगाए गए विरूपक बल को हटा लेने पर वस्तु पूर्ण अवस्था प्राप्त कर लेती है। यदि लगाए गए विरूपक बल को धीरे धीरे बढ़ाएं तब वस्तु धीरे धीरे अधिक विकृत होती है तथा विरूपक बल को हटा लेने पर यहाँ पे दिया गया धीरे धीरे अधिक विकृत होती है तथा विरूपक बल को हटा लेने पर वह पूर्वावस्था प्राप्त कर लेती है। परंतु यदि विरूपक बल को निरंतर बढ़ाते रहें तब अनंतः एक ऐसी स्थिति प्राप्त होती है कि विरूपक बल को हटा लेने पर वस्तु अपनी पूर्वावस्था की ओर नहीं लौटती वरन विकृत अवस्था में ही बनी रहती है, अर्थात वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण समाप्त हो जाता है। तो चलिए इसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तो चलिए दोस्तों प्रत्यास्थता की सीमा के बारे में यहाँ से जान लेते हैं। इसके अनुसार विरूपक बल का वह अधिकतम मान जिसके लिए किसी वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान रहता है उस वस्तु के पदार्थ की प्रत्यास्थता की सीमा कहलाती है। तो यहाँ पे कह रहा है विरूपक बल का वह अधिकतम मान। यदि मान लीजिए कोई गुब्बारा है उस पर हम विरूपक बल लगाते हैं तो विरूपक बल को और अधिक बढ़ाते जाते हैं तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि विरूपक बल का मान इतना अधिक हो जाएगा कि गुब्बारा अपने आप ही फट जाएगा। तो अब वहाँ पे प्रत्यास्थता उस वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण समाप्त हो जाएगा। तो विरूपक बल का वह अधिकतम मान जब हम बस गुब्बारे को दबाते जाते हैं तो एक निश्चित समय तक वो अपनी अवस्था में प्रत्यास्थता का गुण को धारण किए रहता है। तो वह जितने समय तक वो प्रत्यास्थता की सीमा जितने समय तक वह प्रत्यास्थता के गुण को धारण किए रहता है उस समय जो विरूपक बल का मान होता है वहीं उसी मान को प्रत्यास्थता की सीमा कहते हैं। उसी मान को ही प्रत्यास्थता की सीमा कहते हैं। आई होप कि ये आपको प्रत्यास्थता की सीमा समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रतिबल के बारे में जान लेते हैं। प्रतिबल तो
यहाँ पे कुछ दिया गया है, इसको पहले जान लेते हैं। जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाकर उसकी आकृति अथवा आकार में परिवर्तन करते हैं तो वस्तु में एक आंतरिक प्रत्यायनन बल कार्य करने लगता है जो वस्तु को पूर्व अवस्था में लाने का प्रयत्न करता है। इस बल की दिशा विरूपक बल के विपरीत दिशा में होती है तथा यह लगाए गए विरूपक बल को संतुलित कर लेता है, जिस कारण वस्तु और अधिक विरूपित नहीं होती है। इस स्थिति में वस्तु साम्य अवस्था में कहलाती है। तो इतना जो किया है उसको एक लाइन में जानेंगे क्या कर रहा है। जब हम किसी वस्तु का विरूपक बल लगाते हैं तो उसके अंदर उपस्थित कण विरूपक बल के विपरीत दिशा में अपनी एक दबाव डालते हैं, तो उसी को जो दबाव डालते हैं और जो विरूपक बल होता है, तो जब कणों के द्वारा डाला गया दबाव और विरूपक बल के द्वारा डाला गया दबाव जब दोनों सेम हो जाए तो उसी को साम्य अवस्था कहते हैं। तो जब साम्य अवस्था हो जाए तो उसके आधार पर यहाँ पे दिया गया है, साम्य अवस्था में वस्तु के प्रति एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं। यहाँ पे प्रत्यायनन बल दिया है, तो प्रत्यायनन बल वह बल होता है जो अंदर से लगाए गए किसी आंतरिक कणों द्वारा, मतलब कि अंदर के कणों द्वारा, वस्तु के अंदर के कणों द्वारा जो विपरीत दिशा में लगाया जाता है। जैसे कि हम ऊपर से किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो हमको महसूस होता है कि दबाव ज़्यादा लग रहा है, हमको भी। तो यहाँ पे एक बार और देख लेंगे हम, प्रति एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर कार्यरत बल, एकदम छोटा सा, मतलब कि एकदम, यहाँ पे एक बार और देख लेंगे, प्रति एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल, मतलब कि एकदम छोटा क्षेत्रफल, एकदम एकांक छोटा, एकदम थोड़ा सा क्षेत्रफल, एक पेंसिल की नोक के बराबर, इससे भी छोटा, इससे भी और कम, उस पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल अंदर से, जैसे कि हम इस पर बल लगाते हैं तो इसके विपरीत दिशा में आंतरिक प्रतिक्रिया बल कार्य करता है, तो उसी को प्रतिबल कहते हैं। इसको आसान करने के लिए एक लाइन में और परिभाषा यहाँ से अपने यहाँ से देख लेंगे। इसको आसान करने के लिए अपने से डिफिनेशन ले सकते हैं। तो इसको आसान करने के लिए अपने से भी एक डिफिनेशन ले सकते हैं। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को प्रतिबल कहते हैं। इतना समझेंगे अच्छा रहेगा। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को प्रतिबल कहते हैं। यहाँ पे प्रतिबल के बारे में समझाया गया है। यहाँ पर प्रतिबल की सूत्र लिखा है, तो यहाँ पे सूत्र दिया गया है दोस्तों, देख लेते हैं। माना किसी काट के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए पर वाह्य बल F लगाया जाता है, जिसके कारण वस्तु विरूपित हो जाती है। यदि साम्य अवस्था में वस्तु में उत्पन्न आंतरिक प्रतिक्रिया बल F' है तो प्रतिबल इक्वल टू, यहाँ पे दिया प्रतिबल बराबर आंतरिक प्रतिक्रिया बल, ये इसको हम F' से यहाँ पे प्रदर्शित किया है। आंतरिक प्रतिक्रिया बल F' बट्टा क्षेत्रफल, जितना छोटा क्षेत्रफल रहेगा उतना ही आंतरिक प्रतिक्रिया बल अधिक होगा। तो आई होप कि ये प्रतिबल आपको समझ में आया होगा। तो प्रतिबल के प्रकार के बारे में जानते हैं। आइए दोस्तों प्रतिबल के प्रकार के बारे में जानते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों हम प्रतिबल के प्रकार के बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। तो किसी वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल की प्रकृति इस बात पर निर्भर करती है कि वस्तु पर विरूपक बल किस प्रकार लगाया गया है। इस आधार पर प्रतिबल निम्न दो प्रकार का होता है। प्रतिबल निम्न दो प्रकार के होते हैं, अभिलंब प्रतिबल और एक अपरूपण प्रतिबल या स्पर्श रेखीय प्रतिबल होता है। तो अभिलंब प्रतिबल भी दो प्रकार का होता है। पहले अभिलंब प्रतिबल के बारे में जान लेंगे। जब किसी वस्तु पर उसकी सतह के अभिलंबवत विरूपक बल लगाया जाता है तो वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को अभिलंब प्रतिबल कहते हैं।
यहाँ पे एक बार और देख लेंगे दोस्तों। जब किसी वस्तु पर उसकी सतह के अभिलंबवत, जब कोई वस्तु है, जैसे कि ये बुक है, उसके सतह के अभिलंबवत, उसके सतह के, जैसे कोई बुक है उसके सतह के अभिलंबवत, इस तरह से परपेंडिकुलर, लंबवत यदि कोई बल लगता है, यदि कोई बल लगता है इस तरह से परपेंडिकुलर, एकदम सीधा 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, तो उस बल को अभिलंब प्रतिबल कहते हैं। अभिलंब प्रतिबल वस्तु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर निम्न 2 प्रकार का होता है। तो अभिलंब प्रतिबल भी 2 प्रकार का होता है। तो यहाँ पे पहला होगा अनुदैर्ध्य प्रतिबल, एक होता है आयतन प्रतिबल। तो पहले अनुदैर्ध्य प्रतिबल के बारे में जानेंगे। तो यदि किसी वस्तु पर कार्यरत विरूपक बल के कारण वस्तु की केवल लंबाई में परिवर्तन हो, तब उसके प्रति एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि किसी वस्तु में उसके लंबाई में परिवर्तन हो, जैसे कि कोई वस्तु है, जैसे कोई तार है, उसको खींचेंगे तो उसकी लंबाई में परिवर्तन होगा, उसकी लंबाई वृद्धि करेगी। तो कोई भी है, जैसे लोहा है, तो उसको खींचा जाएगा, खींचकर लंबा कर दिया जाएगा, तो उसकी लंबाई में परिवर्तन को अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं, जैसे कि उसको तन्यता का गुण कहते हैं। तो वस्तु की लंबाई में होने वाली वृद्धि तथा कमी के आधार पर अनुदैर्ध्य प्रतिबल भी 2 प्रकार का होता है। अब अनुदैर्ध्य प्रतिबल भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, तनन प्रतिबल और होता है संपीड़न प्रतिबल। तनन प्रतिबल या टेंसिल स्ट्रेस। तो चलिए तनन प्रतिबल के बारे में जान लेते हैं। यदि विरूपक बल लगने पर वस्तु की लंबाई में वृद्धि होती है, अथवा लगाए गए बल की दिशा में विस्तार होता है, तो वस्तु के प्रति एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को तनन प्रतिबल कहते हैं। इसे हम अनुदैर्ध्य प्रतिबल का ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें क्या हो रहा था कि कार्यरत विरूपक बल के कारण लंबाई में परिवर्तन हो रहा था। इसमें भी वही होगा। यदि विरूपक बल लगने पर वस्तु की लंबाई में वृद्धि होती है अथवा लगाए गए बल की दिशा में विस्तार होता है, तो वस्तु के प्रति एकांक अनुप्रस्थ पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को तनन प्रतिबल कहते हैं। तो सेम अनुदैर्ध्य प्रतिबल के ही समान ही है। यहाँ पे दिया गया है, जैसे कोई सिलेंडर है या तार है, उस पर हम इधर से बल लगाते हैं, तो इतना डेल्टा एल की उसमें वृद्धि होती है। इसकी पहली लंबाई कितनी है? एल, और इसमें बल लगाने पर कितना वृद्धि हो जाए है? डेल्टा एल की वृद्धि। यहाँ पे ये जो डॉट दर्शाया गया है, इतने की वृद्धि हो जा रही है, तो इसको तनन प्रतिबल, ये जो एफ है, इसको हम तनन प्रतिबल कहते हैं। संपीड़न प्रतिबल, कंप्रेसिव स्ट्रेस। यदि विरूपक को बल लगाने पर वस्तु की लंबाई में कमी होती है अथवा वस्तु संपीड़ित होती है, तो उसके प्रति एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को संपीड़न प्रतिबल कहते हैं। इसको ध्यान से एक बार और देख लेंगे। उसकी लंबाई में कमी होती है, यदि विरूपक बल लगाते हैं तो उसकी लंबाई में कमी होती है, या अथवा वस्तु संपीड़ित मतलब कि सिकुड़ जाती है, तो वस्तु की लंबाई और वस्तु संपीड़ित हो जाती है। तो कोई वस्तु पर हम यदि बल लगाते हैं, विरूपक बल लगाते हैं, तो उसकी जो वस्तु है वो सिकुड़कर कम हो जाती है, जैसे कि सिकुड़कर अपनी पहले थी बड़ा और अब बल लगाने पर वो छोटा हो जाती है, तो उसको संपीड़न प्रतिबल कहते हैं।
जब वस्तु छोटी हो जाए तो उसको संपीड़न प्रतिबल कहते हैं। जैसे हम फोम ले लेते हैं, फोम को दबाएंगे तो वो सिकुड़ कर छोटा हो जाता है। तो जब बल लगाने पर कोई वस्तु छोटा हो जाए या सिकुड़ कर कम हो जाए तो उसी को संपीड़न प्रतिबल कहते हैं। अब आते हैं अनुदैर्ध्य अभिलंब प्रतिबल के दूसरे भाग के बारे में जानते हैं। अनुदैर्ध्य अभिलंब प्रतिबल का दूसरा भाग क्या है? आयतन प्रतिबल। आयतन प्रतिबल के बारे में जानते हैं दोस्तों। आयतन प्रतिबल के बारे में जानते हैं। आयतन प्रतिबल वॉल्यूम स्ट्रेस और बल्क स्ट्रेस और हाइड्रोलिक स्ट्रेस। तो यहाँ पे अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। तो आयतन प्रतिबल के बारे में जान लेते हैं। यदि किसी वस्तु की सतह के प्रत्येक बिंदु पर कार्यरत लंबवत विरूपक बल के कारण वस्तु की ज्यामिति आकृति अपरिवर्तित रहते हुए केवल उसके आयतन में परिवर्तन होता है तो वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को आयतन प्रतिबल कहते हैं। तो आई होप कि ये आपको समझ में नहीं आया होगा। तो चलिए एक बार और देख लेते हैं। किसी वस्तु पर उसके सतह के प्रत्येक बिंदु पर, कोई वस्तु है उसके सतह के प्रत्येक बिंदु पर, जिसकी कोई वस्तु के उसके पूरे बिंदु पर लंबवत विरूपक बल लगाता है, लंबवत विरूपक बल लगता है। ऐसा कब होता है? कोई वस्तु यदि जल के अंदर है तभी ऐसा हो सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति हाथ से सभी बिंदुओं पर समान रूप से लंबवत विरूपक बल नहीं लगा सकता है। तो किसी वस्तु के लंबवत विरूपक बल के कारण वस्तु की ज्यामिति आकृति अपरिवर्तित रहे। जैसे कि ज्यामिति है, कोई वस्तु गोलाकार है तो गोलाकार ही रहे, लेकिन उसकी आकृति अपरिवर्तित रहे, लेकिन उसके आयतन, जैसे कि वह पहले था 4πr² का, अब हो गया 2πr² का। तो मतलब कि उसके आकृति में कोई परिवर्तन न हो, उसके आयतन में परिवर्तन हो। मतलब कि पहले था 4 लीटर का, अब हो गया 2 लीटर का। तो उसको ही आयतन प्रतिबल कहते हैं। जब आयतन में कमी हो, किसी बल के द्वारा आयतन में कमी हो तो उसको ही आयतन प्रतिबल कहते हैं। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे भी चित्र के माध्यम से समझाया गया है। ये पहले था, अब ये हो गया है। पहले इतना था, अब लंबवत चारों तरफ से विरूपक लग रहा है। तो छोटा, ये पहले भी था भी आयतन का, अब यहाँ पे छोटा हो गया है तो डेल्टा भी का हो गया है। ये डेल्टा भी इसमें कमी हुई है। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों प्रतिबल के दूसरे भाग को समझ लेते हैं। ये पहले ही दिया गया था स्पर्श रेखीय या अपरूपण प्रतिबल। ये दूसरा प्रतिबल का दूसरा भाग है। तो स्पर्श रेखीय या अपरूपण प्रतिबल, टेंजेंशियल और शियरिंग स्ट्रेस। जब किसी वस्तु की सतह पर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समांतर स्पर्श रेखीय दिशा में विरूपक बल लगाया जाता है, तब वस्तु का वह तल जिस पर बल लगाया जाता है वह विपरीत तल के सापेक्ष विस्थापित डेल्टा x हो जाता है। अतः वस्तु की केवल आकृति परिवर्तित हो जाती है, जबकि उसका आयतन अपरिवर्तित रहता है। इस स्थिति में वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को स्पर्श रेखीय या अपरूपण प्रतिबल कहते हैं। तो एक बार और देख लेंगे दोस्तों, ये क्या कह रहा है। किसी वस्तु की सतह पर उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, जैसे कि उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समांतर स्पर्श रेखीय, जैसे कि जो स्पर्श होता है उसको ही स्पर्श ये कहते हैं। स्पर्शीय रेखीय दिशा में, जैसे कि उसको छूने के बाद उसको उसी दिशा में जब बल लगाया जाता है तब उस
वस्तु के तल के, जैसे कि कोई वस्तु जब हम ऊपर बल लगाएंगे, तो उसके नीचे की वस्तु के तल में, जो वस्तु की तल में जो स्थिति है उसमें कोई परिवर्तन न होकर उसके ऊपरी हिस्से में परिवर्तन होगा। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है चित्र में, जैसे कि यहाँ पे ये भाग ए है, ये सतह ए है, किसी वस्तु का सतह ए है, तो इस पर बल लगाया गया है, इस दिशा में बल लगाया गया है। तो इसके तल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, केवल उसके ऊपरी भाग में हल्का सा परिवर्तन हुआ है डेल्टा एक्स का। कितना? डेल्टा एक्स का। तो यहाँ पे थीटा कोण पे ये पहले यहाँ था। अब जाहिर सी बात है कि कोई, जैसे कि कोई मोटी बुक है तो उसको आसानी से ऊपर हाथ रखकर उसको सीधा समांतर रेखा में, तल के समांतर रेखा में समांतर दिशा में यदि हम बल लगाते हैं तो उसमें हल्का सा परिवर्तन होता है और उसके तल में कोई परिवर्तन, उसके ऊपरी हिस्सा में परिवर्तन होता है। आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं तो देखेंगे, लेकिन महसूस होगा, दिखाई नहीं देगा, महसूस होगा। तो ये तो हिस्सा दिखाई नहीं दे, ये तो दिशा दिखाई देगी, ये नहीं दिखाई देगा। यहाँ से हटकर यहाँ पर आ जाएगा। तो जो परिवर्तन होगा उसी को हम डेल्टा एक्स कहते हैं। और डेल्टा एक्स की परिवर्तन होगा, जो परिवर्तन होगा जिस बल के कारण होगा उसी को हम क्या कहेंगे? अपरूपण प्रतिबल। क्या कहेंगे? अपरूपण प्रतिबल। तो यहाँ पे इसके बारे में दिया गया है और यहाँ पे अपरूपण प्रतिबल की सूत्र को लिखा है। यहाँ अपरूपण प्रतिबल के सूत्रों को लिखा है A/A। यदि क्षेत्रफल ज़्यादा है तो बल कम लगेगा, क्षेत्रफल ज़्यादा है तो बल कम लगेगा। यहाँ पे यदि क्षेत्रफल कम हो तो बल ज़्यादा लगेगा और क्षेत्रफल ज़्यादा हो तो बल कम लगेगा। तो यही इसका ये दर्शाया दिया है, प्रतिबल बाई F/A। और जितना प्रतिबल होगा वो F/A ही होगा। और ये देखिए यहाँ पे, आइए एक चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। तो हम एक एक करके प्रतिबल के बारे में पढ़ चुके हैं। पहले तो हम प्रतिबल के बारे में जाने और प्रतिबल की डिफिनीशन भी देखे थे। और प्रतिबल कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, अविलंब प्रतिबल और अपरूपण प्रतिबल या स्पर्शरेखीय प्रतिबल। तो यहाँ पर भी थोड़ा लिखा गया है, बताया गया है। तो जो पहले बताया गया है उसमें आप एक बार और ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जब विरूपक बल के पृष्ठ के अभिलंबवत कार्य करता है, तो पहले ही बताया था कि परपेंडिकुलर पूरा एकदम सीधा कार्य करेगा जो बल, उसी को हम क्या कहेंगे? अभिलंब प्रतिबल। और यहाँ पे क्या दिया गया है? जब विरूपक बल पृष्ठ के स्पर्शीय कार्य करता है, जैसे कि बताए थे ना कि किसी बुक को स्पर्श करके समांतर दिशा में धक्का देंगे तो बल लगाएंगे तो उसमें कुछ परिवर्तन होगा। तो जिस बल के कारण परिवर्तन होगा उसी को अपरूपण प्रतिबल कहेंगे। तो यहाँ पे अविलंब प्रतिबल 2 प्रकार का होता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल और आयतन प्रतिबल। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल के बारे में भी हम समझे थे। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा दिया गया है, जब विरूपक बल के कारण वस्तु की केवल लंबाई में परिवर्तन हो। अनुदैर्ध्य मतलब लंबाई। तो लंबाई में परिवर्तन हो तो उसी को हम, जिस बल के कारण हो उसी को हम अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहेंगे। और यहाँ पे दिया गया आयतन प्रतिबल। तो आयतन प्रतिबल के बारे में हम समझ चुके हैं। वो जो गोला था छोटा, उसके आयतन में कमी हो जा रही थी। तो जब विरूपक बल के कारण वस्तु के आयतन में परिवर्तन हो, आकृति सेम हो, जैसे कि गोला था तो गोला ही रहेगा, गोला ही था, तो आकृति सेम हो, बस आयतन कम हो जाए, 4 लीटर से 2 लीटर हो जाए, उसी को हम, जिस बल के कारण हो उसी बल को हम आयतन प्रतिबल कहेंगे। अब अनुदैर्ध्य प्रतिबल 2 प्रकार का होता है, तनन प्रतिबल और संपीड़न प्रतिबल। तो तनन प्रतिबल के बारे में हम समझे थे
और संपीड़न प्रतिबल के बारे में भी समझे थे। तो तनन प्रतिबल सेम टू सेम अनुदैर्ध्य प्रतिबल का ही रूप होता है। तो यहाँ पर भी जब लंबाई में वृद्धि हो, जब लंबाई में वृद्धि हो, यहाँ पर भी जब लंबाई में वृद्धि हो तो उसको, जब लंबाई में जिस बल के कारण, जिस विरूपक बल के कारण लंबाई में वृद्धि हो तो उसी को हम प्रतिबल कहते हैं। और संपीड़न प्रतिबल जब वस्तु की लंबाई में कमी हो, यहाँ पे सेम टू सेम उल्टा होता है तनन प्रतिबल के, सेम टू सेम उल्टा होता है तनन प्रतिबल के। जब वस्तु की लंबाई में कमी हो, सिकुड़ जाए, उसी को, जिस बल के कारण सिकुड़ जाए उसी को हम संपीड़न प्रतिबल कहेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको अवश्य समझ में आया होगा और ध्यान से देखेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे और अभ्यास करेंगे तो अवश्य समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।